हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं। हमने चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टी, उनके नेचर के बारे में हमने जाना। हमने कूलम्स लॉ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आपने इक्विलिब्रियम एंड एसएचएम प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस कर लिए। बट अब कूलम्स लॉ का ही एक छोटा सा सब एप्लीकेशन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों सस्पेंडेड बॉल सिस्टम। थोड़ा सा ध्यान देना है, कई सारी फोर्सेस होंगी, कंपोनेंट्स होंगे। जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर 11th क्लास में आपने क्वेश्चन किए होंगे मैकेनिक्स में, थोड़ा सा उसी तरह का यहाँ पर हमें टच देना है। बच्चों सस्पेंडेड बॉल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले कुछ सालों से, इसलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट इधर ध्यान से सुने। सिस्टम क्या है, किस तरह का, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ दो चार्ज बॉल्स को दो लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स के द्वारा एक कॉमन रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया है, इसको सस्पेंड किया गया है। डायग्राम आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम वर्टिकल प्लेन में है। इस बॉल का मास m1 है, चार्ज इस पर प्लस q1 है। इस बॉल का मास m2 है, चार्ज इस पर प्लस q2 है। बच्चों क्योंकि वर्टिकल प्लेन में सिस्टम है तो इस पर नीचे की डायरेक्शन में m1g फोर्स लगेगा। ऐसे ही m2 पर नीचे की डायरेक्शन में m2g का फोर्स लग रहा है। m1g m2g इनके फोर्सेस हमने यहाँ पे दिखा दिए। बच्चों दूसरी बात देखिए, चार्ज भले दोनों पर अलग अलग हो, लेकिन फोर्स दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर ही लगेगा। इस पर भी F ही लगेगा, इस पर भी F ही लगेगा। कारण आप जानते होंगे, कूलम्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर, जितना फोर्स Q1 पर Q2 लगाता है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स Q2 पर Q1 लगाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर Q1 Q2 से ज्यादा हुआ तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, नहीं, फोर्स दोनों पे बिल्कुल बराबर ही लगता है। तो दोनों पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा दिए, रिपल्शन की इस तरह से F। अब बच्चों होगा क्या, F फोर्स का काम है दोनों बॉल्स को दूर ले जाना, mg का काम है दोनों बॉल्स को पास में लाना। दोनों फोर्सेस अपना काम कर रही है, तो बीच में क्या होता है, जब दोनों फोर्सेस अपने अपने एक्शन करके बैलेंस हो जाती है, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो हमें उस कंडीशन पर इसका डिस्कशन करना है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर अगर आ चुका है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है बच्चों कि पहली वाली स्ट्रिंग जो है, बॉल नंबर 1 की जो पहली वाली जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से कुछ θ1 एंगल पर है। दूसरी वाली बॉल की जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से कुछ θ2 एंगल पर है। आर इन दोनों के बीच का इस समय इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। अब बच्चों हमें थोड़े से यहाँ फोर्सेस दिखाने हैं, उनके कंपोनेंट दिखाने। स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं तो इनमें टेंशन अलग अलग लगेगी, T1 T2। अब T1 इधर लग रही है तो इफ दिस एंगल इज θ1 तो ये एंगल भी θ1 हो जाएगा। बच्चों वर्टिकल लाइन हमने ले रखी है, ऑल्टरनेट पेयर एंगल से ये एंगल θ1 हो जाएगा। टेंशन के कंपोनेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में T1 cos θ1 और इस डायरेक्शन में जाएगा T1 sin θ1। सिमिलरली ये एंगल अगर θ2 है तो ये एंगल भी θ2 होगा। यहाँ T2 के कंपोनेंट करिए तो इस डायरेक्शन में T2 cos θ2, इस डायरेक्शन में T2 sin θ2। ये हमने कंपोनेंट कर दिए बच्चों। आप भी डायग्राम को अच्छे से बड़ा सा बनाकर खुद कंपोनेंट करिए। कुछ नहीं, पहले FEMG दिखा दीजिए और बस टेंशन के आपको दो कंपोनेंट दिखाने हैं, T1 cos θ1 T1 sin θ1, इधर T2 cos θ2 T2 sin θ2। अब बच्चों क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला कि इस समय सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब सभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होगी, तो हम फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करें तो यहाँ से T1 sin θ1 बराबर F ही मिलेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसको बैलेंस करेंगे तो T1 cos θ1 बराबर m1g मिलेगा। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है और इसको इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन दोनों की हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो T2 sin θ2 बराबर F ही, और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो T2 cos θ2 बराबर m2g। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। बच्चों ये 4 इक्वेशन बना लिए, बहुत बेसिक सा फ्री बॉडी डायग्राम है। आप इस तरह के फोर्सेस कंपोनेंट बैलेंस पहले भी कर चुके हैं, आपको इसको अच्छे से खुद से पहले समझ लेना है। अब आगे की बात, इससे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही आसान है। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं बच्चों तो T1 कैंसिल हो जाएगा एंड sin θ1 अपॉन cos θ1 दैट विल बिकम tan θ1। तो 1 और 2 को डिवाइड करने से मुझे पहला रिजल्ट मिल रहा है कि tan θ1 बराबर होगा Fe अपॉन m1g। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगर ऐड करेंगे, स्क्वायर करके बच्चों इनको आप ऐड करेंगे तो T1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ1 आपका 1 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं इस स्टेप को। इन दोनों का स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से टेंशन T1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस m1g का होल स्क्वायर। बच्चों जैसा यहाँ किया है अपन ने, ऐसे इन दोनों इक्वेशन के लिए करके देखिए। इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करिए, साइन θ2 अपॉन कॉस θ2 दैट विल बिकम tan θ2, T2 तो कट ही जाएगा, तो tan θ2 बराबर क्या आ गया बच्चों, Fe अपॉन m2g। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह से अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस m2g का होल स्क्वायर। ये सिंपल बेसिक मैथ के स्टेप्स आपको करके खुद से देख लेना है।
अब बच्चों आगे की बात, अब हम यहाँ केसेस बनाते हैं। केसेस क्या होंगे? पहला केस है m1 ग्रेटर देन m2। मैंने मान लिया कि m1 मास जो है दैट इज ग्रेटर देन m2। बच्चों चार्ज से यहाँ कोई लेना देना नहीं, अभी आपको और भी बता दूंगा आगे। चार्ज q1 ग्रेटर देन q2 और लेस देन q2 हो, इक्वल टू q2 हो, हमारा चार्ज से लेन देन ही नहीं है। हमारे सारे जो एंगल की कंडीशन है वो सिर्फ मास पे डिपेंड करेगी। बच्चों अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो आप एक बार इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को देखिए, इसमें Fe और G तो आपका सेम है। अगर m1 इधर ज्यादा होगा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो आपका ओवरऑल tan θ1 का जो टर्म है दैट विल बिकम लेस देन tan θ2। बच्चों tan θ1 अगर लेस देन tan θ2 है तो θ1 विल बिकम लेस देन θ2। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे ध्यान रखें। यहां से मैं आपको बस ये बता रहा हूं, जिधर की तरफ मास ज्यादा होगा, बच्चों ध्यान से सुने, जिधर की तरफ बॉल का मास ज्यादा होगा उधर की तरफ वर्टिकल से स्ट्रिंग का एंगल कम बनेगा। जिधर ज्यादा मास उधर का एंगल कम होगा। आपको दिख रहा होगा m1 अगर m2 से ज्यादा है तो उधर एंगल θ1 लेस देन θ2 हो जाएगा, एंगल उधर कम बनेगा। ये यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है। और चार्ज भले कुछ भी हो, इसमें q1 ग्रेटर देन q2 हो, लेस देन q2 हो या इक्वल टू q2 हो, चार्ज से इस एंगल डिपेंडेंसी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात देखना बच्चों, टेंशन के फॉर्मूले में जाएं, Fe स्क्वायर सेम है, पर अब अगर m1 m2 से ज्यादा होगा तो फिर ओवरऑल टेंशन T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। तो पहले केस का डिस्कशन हमने इन दो फॉर्मूले से कर लिया। अब ऐसे केस 2 है, समझ के चलिए। अब मान लो m1 लेस देन m2 हो जाए, यानी इधर का मास ज्यादा हो जाए। अब बच्चों वही बात है, अगर ये m2 ज्यादा मास है तो आप पहले समझ जाओगे कि यानी एंगल θ2 जो होगा वो θ1 से कम हो जाएगा। चलो फिर भी हम तो इसको तरीके से कर देते हैं। अगर m1 लेस देन m2 है बच्चों, तो इस बार आपको दिखेगा इन फॉर्मूलों से कि tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 है, इसका मतलब θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अपने आप बात साबित हो गई है कि एंगल θ2 कम होगा θ1 से। टेंशन की बात करी जाए बच्चों, फॉर्मूले में आप m1 m2 की वैल्यू के हिसाब से देख सकते हैं, जिधर की तरफ मास ज्यादा है उधर की तरफ टेंशन ज्यादा आएगी, इसीलिए इस बार T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। आप इनको आराम से रिलेट कर सकते हैं, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर अब आते हैं सबसे मेन केस पर। बच्चों सबसे मेन केस है इसका केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये है कि अगर m1 m2 दोनों बराबर हो जाए, और मैंने आगे लिखा है भले q1 इक्वल टू q2 हो या q1 नॉट इक्वल टू q2 हो, उससे मेरा लेना देना नहीं है, मुझे मासेस के बेसिस पे ये बात करनी है। अगर m1 m2 दोनों मास बराबर हो जाएंगे तो आप खुद देख लीजिए इन दोनों फॉर्मूले से आपका tan θ1 इक्वल टू tan θ2 हो जाएगा, और इसका मतलब θ1 इक्वल टू θ2 ट्रू हो जाएगा। तो जब दोनों मासेस बराबर होते हैं तो दोनों तरफ स्ट्रिंग बराबर एंगल बनाएगी, θ1 θ2 बराबर होंगे, इसको लेट से हम थीटा कह देते हैं। और इसके बेसिस पर अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो tan θ कैन बी रिटर्न एज Fe अपॉन mg। tan θ का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों Fe अपॉन mg, जहां m क्या है, कोई भी एक मास, दोनों मासेस बराबर है, m1 m2 दोनों बराबर है, उसी को हमने m का है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इसी केस में अगर आप देखेंगे इन्हीं फॉर्मूले से अगर m1 m2 बराबर हो जाएगी, ऐसी तो पहले दोनों पर सेम लग रही थी, तो ऐसी कंडीशन में टेंशन भी दोनों स्ट्रिंग्स की इक्वल आ जाएगी और T1 T2 दोनों बराबर होंगी, दैट विल बी इक्वल टू T, और आप T बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो बच्चों ये 3 केसेस हमें थोड़े से ध्यान में रखने हैं, और ये डायग्राम हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें सिर्फ फॉर्मूले से नहीं, आपको इस तरह के फोर्सेस का इंस्पेक्शन करना आना चाहिए, तो उसको हम समझ सके, इसके लिए ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर इस पर बेस में आपसे पूछ लेता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि इफ दिस एंटायर सेटअप इज टेकन इन सैटेलाइट देन एंगल बिटवीन स्ट्रिंग बिकम्स। अगर मैं इस पूरे के पूरे सेटअप को उठाकर किसी सैटेलाइट में ले जाऊं तो आपको बताना कि दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल क्या होगा। बच्चों आप समझ पा रहे होंगे सैटेलाइट के अंदर इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो जाती है, लेकिन स्पेस हो, सैटेलाइट हो, इलेक्ट्रिक फोर्स अपना काम करना हर जगह जारी रखती है। तो होगा क्या कि जब आप इस सेटअप को सैटेलाइट में ले जाएंगे तो mg फोर्सेस लगना बंद हो जाएगी, मगर Fe फोर्सेस लगना जारी रहेंगी। अब बच्चों आप सोचो, mg का काम था बॉल्स को नीचे लाना, mg गायब हो गई तो अब बॉल्स फ्री है। Fe का काम है दोनों बॉल्स को दूर ले जाना। Fe चाहती तो यह है कि दोनों बॉल्स को इनफाइनाइट दूरी पर ले जाए, पर क्योंकि स्ट्रिंग से बंधी हुई है तो इसीलिए थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ टेंशन के कारण टेंशन फोर्स इस Fe को इस तरह से बैलेंस कर देगी। टेंशन लगेगी स्ट्रिंग्स के अंदर, कुल मिला के Fe फोर्स लगती रहेगी, टेंशन उसको इस तरह से बैलेंस करती रहेगी। अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ इंस्पेक्शन से ही देख पा रहा हूँ, इंस्पेक्शन से अगर मैं एंगल बताऊं
तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इस तरह से Fe फोर्स लग रही है, mg नीचे नहीं लग रही है, तो दोनों बॉल्स बिल्कुल इस तरह से सीधी चली जाएंगी और इनके स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको मैथमेटिकली निकाले तो भी आसान है बच्चों। ये देखो, कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेते हैं, tan थीटा Fe बाय mg। अगर इफेक्टिव ग्रेविटी 0 है या g की जगह 0 रखते ही आपका tan थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा। tan थीटा इनफाइनाइट होने का मतलब है एंगल θ1 θ2 दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। अब बच्चों अगर मैं ये कह रहा हूँ कि θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री है, तो अपने आप ही समझ में आ गया टोटल एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि अगर अभी इस समय हम दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल देखें तो क्या उसको θ1 प्लस θ2 कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो अगर θ1 θ2 दोनों 90 होंगे तो एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स विल बिकम 180 डिग्री। तो ये सिंपल सी बात हमने यहाँ पे डिस्कस करी है बच्चों। डायग्राम को खुद से बना के जरूर से देखें, ये फॉर्मूले निकालना आपको आना चाहिए। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एक तो एंगल का जो रिलेशन हम यहाँ पे लिखते हैं कि किधर एंगल ज्यादा बनेगा किधर कम बनेगा, वो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है और चार्ज से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और दूसरी बात, tan थीटा बराबर Fe बाय mg का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अगर हमें आइडेंटिकल बॉल्स कह रखी है। आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब होगा इक्वल मासेस की बॉल है, तो दोनों तरफ एंगल भी बराबर बनेगा और दोनों स्ट्रिंग की टेंशन भी वहां पर सेम होगी। हाँ, तो बच्चों अभी अभी हमने सस्पेंडेड बॉल सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया और मैंने आपको उसके अंदर थर्ड केस बताया था इंपॉर्टेंट, कि अगर दोनों बॉल्स आइडेंटिकल दे रखी हो आपको, तो ऐसी कंडीशन में दोनों स्ट्रिंग्स का वर्टिकल से एंगल बराबर बनता है और tan थीटा बराबर हम Fe अपॉन mg का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बच्चों बेसिक क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इस पर बेस में यहाँ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से आप भी पढ़िए। टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स इन एयर। दो आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स है बच्चों, आइडेंटिकल दे दिया है हमें। क्वेश्चन आगे कह रहा है ऑन सबमर्जिंग द एंटायर सेटअप इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर cc the angle between the strings remain the same. If density of balls is 1.6 gram per cc, find dielectric constant of liquid. बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चार्ज बॉल्स है आइडेंटिकल और एयर में मान लीजिए किसी सेपरेशन पर है, उनकी स्ट्रिंग्स बराबर एंगल बना रही होगी, कहने की बात ही नहीं है आइडेंटिकल बॉल से। क्योंकि पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब हम उस पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में सबमर्ज कर देते हैं जिसकी डेंसिटी आपको 0.8 ग्राम पर cc दे रखी है, तो भी स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे में हमें बताना है कि उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। बच्चों ध्यान से सुनते चले क्वेश्चन। पहली बात, बॉल्स आइडेंटिकल दे रखी है, इसका मतलब m1 m2 बराबर है, दोनों m के बराबर होंगे, मास जिसको हम कह रहे हैं, और दोनों तरफ एंगल बराबर बनेगा। हमें ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब बच्चों अगर सिस्टम मान लीजिए अभी मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये सिस्टम अगर एयर में होता तो आप एयर में मान लीजिए एंगल थीटा थीटा दोनों तरफ बराबर बन रहे होते, इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर होता, तो आप फॉर्मूला लिख रहे होते हैं tan थीटा इक्वल टू F0 अपॉन mg, वेयर F0 इज द फोर्स इन वैक्यूम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस R है, चार्ज आप Q1 Q2 मान ले या बराबर भी मान ले, मैंने आपसे कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एयर में लगने वाली फोर्स को मैं F0 कह रहा हूँ और mg को मैंने आगे लिख दिया है रो vg। आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैंने मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी कर दिया। बच्चों आप समझ पा रहे होंगे mg को रो vg लिखा है, तो यहाँ v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल है ना, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉल एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ध्यान देना है आपको। अब बच्चों अगर इस पूरे सेटअप को हमने मान लीजिए किसी लिक्विड में उतार दिया जैसा मैंने ये दिखा रखा है, तो आप कह रहे हैं एंगल चेंज नहीं हुआ। बच्चों एंगल चेंज नहीं हुआ, स्ट्रिंग्स की लेंथ तो बदलने से रही लिक्विड में जाने पर, एंगल चेंज नहीं हुआ, स्ट्रिंग्स की लेंथ नहीं चेंज कर रही है, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन भी यहाँ पर चेंज नहीं करेगा, यानी डिस्टेंस आर सेम रहेगा। पर बच्चों जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर चार्जेस को रख रहे हैं, उनके बीच का सेपरेशन सेम है, चार्जेस का मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें पता है सेम सेपरेशन पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स लगता है वो वैक्यूम के फोर्स का 1/k टाइम हो जाता है, यानी इस समय जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वैक्यूम के कंपैरिजन में दैट विल बी F0/k। तो मैंने ये दिखा दी इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अब क्या हो जाएगी F0/k। डाउनवर्ड डायरेक्शन में रो vg mg फोर्स अपना काम कर ही रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रो vg का फोर्स लग रहा है। पर बच्चों जैसा अपन देख पा रहे हैं बॉल की डेंसिटी 1.6 ग्राम पर cc और लिक्विड की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर cc है, तो अब एक अपवर्ड फोर्स भी यहाँ एक्ट करेगा जिसको आप अच्छे से जानते हैं बायएंड फोर्स के नाम से। बायएंड फोर्स मैंने सिग्मा vg दिखा दी है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर आप इस फोर्स को लिखते हैं। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बट v इज अगेन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो ये सब आपने फ्लूइड वगैरह में आपने इस तरह की चीजें पढ़ी है।
रो वीजी का फोर्स नीचे लग रहा है और सिग्मा वीजी का फोर्स ऊपर लग रहा है। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, रो वीजी सिग्मा वीजी से ज्यादा ही होगा तभी स्ट्रिंग्स नीचे आ पाएंगी। अगर कम होगा तो फ्लोटेशन की कंडीशन बनेगी, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बन जाता, मतलब बॉल्स लिक्विड में अंदर ही नहीं आती, तो वो तो केस बनेगा ही नहीं। चलो अब इसके हिसाब से अगर हम वही कंपोनेंट्स वगैरह बैलेंसिंग को दिमाग में सोचें तो यहाँ से टेन थीटा क्या लिखेंगे बच्चों, एफ ई अपॉन एम जी वाला कॉन्सेप्ट जैसे लगाते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो टेन थीटा निकल के आएगा एफ नॉट बाई के अपॉन नेट डाउनवर्ड फोर्स रो माइनस सिग्मा वीजी। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ नॉट की जगह क्या आ गया, एफ नॉट बाई के, और वेट के नाम पर इफेक्टिव वेट क्या रह गया है, रो माइनस सिग्मा इंटू वीजी। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया है मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया है। 1 और 2 से अगर आप देखेंगे तो LHS टर्म सेम है, क्योंकि एंगल सेम है तो टेन थीटा दोनों तरफ सेम है, तो इनके RHS टर्म्स भी इक्वल होने चाहिए। मैंने दोनों के RHS इक्वेट कर दिए हैं। एफ नॉट अपॉन रो वीजी शुड बी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के रो माइनस सिग्मा वीजी। बच्चों एफ नॉट से एफ नॉट कटेगा, वीजी से यहाँ वीजी कट जाएगा, और इस कैंसिलेशन के बाद आप इधर देख सकते हैं अगला स्टेप हमारा आ रहा है कि के रो माइनस सिग्मा बराबर रो, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। बच्चों आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ही वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। रो इज द डेंसिटी ऑफ वॉल, वो क्वेश्चन में हमें 1.6 दे रखी है। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो क्वेश्चन में हमें 0.8 दे रखी है। बच्चों ये वैल्यू रख के आप सॉल्व करके देख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड यहाँ 2 निकल के आ जाएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था इस पर बेस जो हमने यहाँ ये डिस्कस किया है। अब बच्चों एक क्वेश्चन इसी तरह का और आपको बताता हूँ, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इसको हमें थोड़ा सा समझना है। आप एक बार ट्राई करके देखें, मैं क्वेश्चन क्या है आपको बताता हूँ। आपको एक यहाँ डायग्राम सेटअप दिख रहा होगा, 2 स्ट्रिंग्स है, 2 चार्ज बॉल्स है, स्ट्रिंग्स की लेंथ L है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन D है। मैंने अभी शॉर्ट में आगे की बात लिख दी कि 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन। आपको एक्चुअल क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया था, आप थोड़ा समझ सके इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बना दिया है। 2 आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन एंड D इज मच लेस देन L, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में दे दिया है। आगे की कहानी ये है कि नाउ इफ द चार्ज बिगिंस टू लीक एट कांस्टेंट रेट फ्रॉम बोथ द बॉल्स, देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बॉल्स as function of distance x between them is। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर हाफ, दूसरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर माइनस हाफ, तीसरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 3/2 और चौथा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर माइनस 3/2। बच्चों थोड़ा सा समझना है, पहली बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ चार्ज लीक कर रहा है, मास लीक नहीं कर रहा है। तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का काम होता है बॉल्स को दूर ले जाना, mg का काम होता है दोनों बॉल्स को पास में लाना। अब आप एक बार बताओ, अगर चार्ज लीक करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो कम होने लगेगी, जबकि mg अपनी जगह एज इट इज काम करती रहेगी। तो नतीजा क्या होगा, mg दोनों बॉल्स को पास लाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बॉल्स के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ कम होता जाएगा। अभी किसी इंस्टेंट पर सेपरेशन d है, अगर किसी इंस्टेंट पर इनके बीच का सेपरेशन घटकर x रह जाता है, तो इन दोनों बॉल्स की अप्रोच करने की वेलोसिटी x के साथ किस तरह से वेरी करेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें, एक बार इसको ट्राई करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। v और x में रिलेशन हमें निकालना है, आप इसको ट्राई करके देखें, नहीं होता है तो मैं आगे इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ तो बच्चों अभी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया था एंड होपफुली आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा, कुछ का आंसर आया भी होगा, कुछ का नहीं भी आया होगा। बच्चों क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है, जरा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है मगर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमें इसको बहुत पेशेंस के साथ समझने की जरूरत है। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था इनिशियल, अब हम किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं। चार्ज लीक होना शुरू हो गया, आप किसी इंस्टेंट पर बात करते हैं। किसी इंस्टेंट पर बच्चों बॉल्स पर चार्ज रह गया है स्मॉल क्यू के बराबर, किसी इंस्टेंट पर जो चार्ज है बॉल्स पर वो स्मॉल क्यू के बराबर है। स्ट्रिंग्स का जो एंगल बन रहा है वर्टिकल से, उसको हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं इस समय, और जो दोनों बॉल्स के बीच की दूरी है उसको मैंने यहाँ x दिखा दिया है। बच्चों इस समय इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है वो Fe के बराबर है, और इन दोनों की अप्रोच करने की जो वेलोसिटी है उसको मैंने यहाँ v से दिखा रखा है। बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्लियरली बोला गया था कि द बॉल्स आर आइडेंटिकल, इस वजह से आपको पता है कि दोनों तरफ एंगल बराबर बनेगा, दोनों तरफ एंगल बराबर बनेगा तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन दोनों तरफ आधा आधा बटेगा, x/2 इधर x/2 इधर। हमें इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को इस डिस्टेंस x के साथ यहाँ रिलेट करना है। बच्चों सबसे पहली बात इधर ध्यान से सुने,
क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस दी था इनिशियली वही लेस देन एल दे रखा था, मच लेस देन एल। तो थीटा एंगल जो अब यहाँ हम लिखेंगे, अगर एक्स डी से कम है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स भी एल से कम होगा। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि अगर ये एक्स डिस्टेंस स्ट्रिंग लेंथ एल के कंपैरिजन में कम है, बहुत कम है, तो ये एंगल थीटा स्मॉल एंगल होगा। और थीटा अगर स्मॉल एंगल है बच्चों, तो यहाँ हम किसी भी समय टेन थीटा को नियरली इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में सवाल आता है कि छोटे एंगल के लिए हम टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिखते हैं, तो यहाँ साइन थीटा क्यों लिख रहे हैं? उसका कारण मैं भी आपको समझाता हूँ बच्चों। अगर आप यहाँ टेन थीटा लगाएंगे तो आपको ये डिस्टेंस x/2 अपॉन ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में टेन थीटा को साइन थीटा मान लेता हूं तो साइन थीटा हो जाएगा x/2 अपॉन एल। तो एल मेरा कांस्टेंट पैरामीटर हो जाएगा और मुझे अननेसेसरली ये वाली डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, जब भी ऐसा छोटे एंगल की बात अलग से करी जाए, क्वेश्चन आपसे अलग से बोले कि डिस्टेंस x इज मच लेस देन एल, तो आप समझ जाइएगा हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाना है और टेन थीटा को साइन थीटा के बराबर लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है Fe/mg। टेन थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा स्मॉल एंगल है। अब इस ट्राइंगल को देख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर इज x/2, हाइपोथेनस इज l। Fe की वैल्यू इस समय होगी kq²/x²। mg की जगह मैंने mg लिख दिया है। बच्चों इधर से सिंप्लीफाई करिए खुद से इसको स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से आप इसको x/2l लिख सकते हैं, इधर से आप इसको kq²/x² mg लिख सकते हैं। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ पर बहुत डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आपको v और x में रिलेशन निकालना है तो आप केवल q को अकेला कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों q को अकेला करने के लिए क्योंकि q खुद क्या है, एक वेरिएबल टर्म है। अगर आप q को यहाँ विद पावर छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो मे बी पॉसिबल आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती हो जाए। कई बार इस क्वेश्चन में v और q में रिलेशन भी निकाला जाता है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन में v और x में रिलेशन पूछा है तो आप चार्ज q को सिंगल पावर मतलब विदाउट एनी पावर सिंगल टर्म में इसको लेकर आ जाए। तो बच्चों इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हमने रीअरेंजमेंट किया सारा का सारा। यहाँ से अगर आप q की वैल्यू खुद निकाल के देखेंगे तो q की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, √mg/2kl और x की पावर हो जाएगी 3/2। आप खुद इसको स्टेप को सॉल्व करके देखें। q² को एक तरफ रखें, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाए, दोनों तरफ रूट लेकर देखिए। q बराबर होगा √mg/2kl x की पावर 3/2। बच्चों क्वेश्चन में q बदल रहा है, x बदल रहा है, मगर mg नहीं बदल रहा, k कांस्टेंट नहीं बदल रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ l नहीं बदल रही। तो ये पूरा का पूरा पैरामीटर कांस्टेंट हो गया और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 3/2। बच्चों आगे के लिए मैं इस पूरे कांस्टेंट को यहाँ c से लिखूंगा। अभी मैंने बता दिया q और x में रिलेशन हमारा निकल के आ गया यहाँ। अब आगे आपको क्या करना है, अब आप क्या करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों इस वाले टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम और इस पूरे को मैंने कांस्टेंट c मान लिया है, तो इधर तो होगा dq/dt, ये पूरा पैरामीटर कांस्टेंट c, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन, तो दैट विल बी 3/2 x की पावर 3/2 - 1 यानी कि x की पावर हाफ। पर बच्चों मुझे आगे x के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल से, क्योंकि आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो x का डिफरेंशिएशन आगे मैंने कर दिया है dx/dt, चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। इधर dq/dt कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2 x की पावर हाफ, और फिर उसके बाद आगे चेन रूल से dx/dt से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या मिला बच्चों, आगे की बात इधर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्लियरली बोला गया था कि सिंस चार्ज इज लीकिंग एट कांस्टेंट रेट, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, इसलिए जो dq/dt है ये भी एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। dq/dt इज द रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज। तो dq/dt को मैंने कुछ कैपिटल D कांस्टेंट इस तरह से दिखा दिया है। अब सारे के सारे कांस्टेंट रख देते हैं। dq/dt की जगह बच्चों d लिख दिया है, c की जगह c लिखा रहा है वहां पर इसी तरह से 3/2 x की पावर हाफ एज इट इज, एंड dx/dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों कई बार कुछ बच्चे ये डाउट करते हैं, सर यार dq/dt को आपने माइनस क्यों नहीं लिया, चार्ज तो लीक कर रहा है। आप कर सकते हैं बच्चों, dq/dt को -d लिखेंगे तो अपने आप dx/dt भी -v होगा, क्योंकि x भी घट रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वैसे भी प्रोपोर्शनलिटी में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बच्चों, इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ से अगर
dx बाई dt की जगह हमने वेलोसिटी v अगर लिख दिया है तो यहां से आप देखिए v बराबर लिखा जा सकता है 2d अपॉन 3c x की पावर माइनस हाफ। c और d दोनों कांस्टेंट थे, 2/3 कांस्टेंट है, ये पूरा पैरामीटर कांस्टेंट आ गया है, तो यहां से अपना फाइनल आंसर आ गया है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर माइनस हाफ। आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शंस आपको इसी तरह के दे रखे थे, तो फाइनली हम दे सकते हैं जवाब कि यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो डिस्टेंस x के साथ किस तरह से वेरी करेगी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर माइनस हाफ। बच्चों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, दोबारा से आप एक बार इसको खुद से ट्राई करिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में समराइज करता हूँ। स्टेप 1, tan थीटा एफ अपॉन एम जी में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से tan थीटा को sin थीटा रखना है। sin थीटा की वैल्यू रखते हुए आप इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगर v और x में रिलेशन आपको चाहिए तो q को अकेला कर दीजिए। v और x में रिलेशन चाहिए तो q को अकेला कर दीजिए। अगर बच्चों v और q में रिलेशन चाहिए होता, मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि v q के साथ किस तरह से वेरी करेगा, तो फिर आप यहाँ x को अकेला करते। पर अभी आपको किस किस में रिलेशन चाहिए, v और x, तो v और x में रिलेशन चाहिए तो q को अकेला कर दिया। q को अकेला करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करके सारे अप्रोक्सीमेशन सारी बातें रखेंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कि द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ। अब बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि इसमें आपको ज्यादा उलझना नहीं है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में पहले जिक्र नहीं किया, वरना आप कंफ्यूज हो जाते इसके अंदर। बच्चों जब भी हम कूलम फोर्स निकालने की क्वेश्चन करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। आपको वहां चार्ज को विदाउट साइन लेकर चलना होता है। अगर आपको कोई भी चार्जेस दे रखे हैं, कोई भी नेचर दे रखा है, जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालेंगे तो उसके अंदर चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करेंगे। जो आपका चार्ज का साइन है वो फोर्स के नेचर को डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक चार्जेस हैं, और जैसे हमने कह दिया कि फोर्स रिपल्सिव होगी तो अपने आप उसके अंदर चार्जेस के साइन कवर होंगे। मान लीजिए अनलाइक चार्जेस है, आपने कह दिया फोर्स अट्रैक्टिव है, तो अपने आप उसके अंदर चार्जेस के साइन कवर होंगे। बट स्टिल मैं इसका एक वेक्टर फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, हालांकि इसमें कुछ अलग फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। आप अपना बेसिक वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप ये फॉर्मूले कभी भी खुद भी बना सकते हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, लाइक नेचर के मान लेते हैं। इन पर जो फोर्स लग रही होगी वो F12 F21 मैंने इस तरह से दिखा रखी है। F12 इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। अच्छा बच्चों एक बार आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लीजिए तो आपको ये दिख जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये जो वेक्टर बनाएंगे दिस विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। आपने किया होगा दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो R1 प्लस R2 माइनस R1, ये R2 वेक्टर निकल के आ रहा है। अच्छा बच्चों ऐसे सोचना, अगर मैं यहाँ से यहाँ वेक्टर बनाता तो शायद वो R1 माइनस R2 आएगा। आप वैसे नेगेटिव वेक्टर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद सोचे ट्राइंगल लॉ से यहाँ अगर आप कोई वेक्टर दिखाएंगे तो दैट विल बी R1 माइनस R2। मैं इसमें नहीं दिखा रहा वरना डायग्राम में आप कंफ्यूज होंगे। चलो अभी मैंने ये इस तरह से दिखा दिया है, पर मैंने आपको बता दिया कि अगर ये वेक्टर R2 माइनस R1 है तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ दैट विल बी R1 माइनस R2। नेगेटिव वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन बस उल्टी होगी लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब बच्चों वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, वेक्टर ए बराबर आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप ऐसे लिखा होगा आपने, हम उसी को यहीं पे इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं F12 लिखने जा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो मैं वेक्टर की बाद में बात करता हूँ, पहले मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड तो होगा k q1 q2 अपॉन ये डिस्टेंस r का स्क्वायर, ये जो भी इनके बीच की दूरी होगी वो डिस्टेंस r का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस r स्क्वायर। ठीक है, अब आप आगे की बात सुने। जब मैंने वेक्टर लगा दिया तो मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी होगी। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ F12 की डायरेक्शन कौन से वेक्टर के अलॉन्ग है, R2 माइनस R1 के अलॉन्ग है या R1 माइनस R2 के अलॉन्ग। तो अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ बच्चों, अब आप इसको देख चुके हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर होगा दैट वेक्टर विल बी R1 माइनस R2, ये मैंने इस तरह से दिखा दिया आपको समझाने के लिए। ये R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है। अब आप देखिए F12 की डायरेक्शन कौन से वेक्टर की डायरेक्शन है, R1 माइनस R2 की। तो F12 कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर। बच्चों R1 माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन R1 माइनस R2 क्या लिखेंगे, वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये तो जो मैंने आगे लिखा है बच्चों दिस इज द यूनिट वेक्टर। अच्छा अब यहाँ आते हैं बच्चों,
ये जो डिस्टेंस r है, आपको पता है लेंथ ऑफ वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर लिख सकते हैं। तो k q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 वेक्टर और इस पूरे ब्रैकेट टर्म का होल स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सारी चीजों को, तो आपको F12 फोर्स यहाँ से दिख जाएगी k q1 q2 r1 माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड r1 माइनस r2 का होल क्यूब। वेक्टर फॉर्म में F12 फोर्स को हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों फिर से मौका है, ध्यान से सुने और समझे। अब मान लीजिए आपको F21 लिखना है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो भूल जाइए, मैग्नीट्यूड लिख दिया। आप तो बस ये बताइए F21 की डायरेक्शन क्या लिखूंगा, r1 माइनस r2 की डायरेक्शन या r2 माइनस r1 की डायरेक्शन। तो आपको दिख रहा होगा F21 किसकी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, r2 माइनस r1। r2 माइनस r1 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय मॉड r2 माइनस r1। और अब यहाँ k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर में ये डिस्टेंस r में क्या लिख सकता हूँ, इस डिस्टेंस r को मैं मॉड r2 माइनस r1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मॉड r2 माइनस r1 भी है, यही मॉड r1 माइनस r2 भी है। तो नीचे मैंने लिख दिया है मॉड r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्स निकल के आ जाएगी वही k q1 q2 r2 माइनस r1 वेक्टर इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय मॉड r2 माइनस r1 का होल क्यूब। बच्चों फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें केवल वेक्टर फॉर्म में, बहुत ही जहां पर लिमिटेड जगह पर आपको जरूरत हो वेक्टर फॉर्म के लिए बोला जाए तो ही इस्तेमाल करना है, अननेसेसरली हमें इसको लेके परेशान नहीं होना है। आप जैसे न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में, आप उसी तरह से सॉल्व करें। दिमाग में क्लियर बात रखनी, हमने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं पढ़ी, हमने वेक्टर का अप्रोच इस्तेमाल किया है। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर निकल के आ जाता है। बच्चों यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिख रहे हैं अपने आप, अगर आप चेक करेंगे दोनों एक्सप्रेशन को और इस वाले चीज को अगर देखकर चलेंगे तो आपको ये यहाँ प्रूव होता हुआ दिख जाएगा कि ये जो फोर्स निकल के आ रही है F12 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। फोर्स F12 बराबर माइनस F21 यहाँ से अपने आप प्रूव हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ये वाला टर्म तो मैग्नीट्यूड में तो ये तो बराबर ही है, और अगर r1 माइनस r2 को मैं माइनस r2 माइनस r1 लिख रहा हूं तो F12 बराबर माइनस F21 प्रूव हो रहा है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बोल दी थी कि कूलम फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करती है, वो चीज यहाँ से प्रूव भी हो गई है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि दस कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया है। अच्छा बच्चों अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कोई वेक्टर इक्वेशन से डील करते हैं तो वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मूले में आपको चार्जेस को विद साइन लेकर चलना पड़ता है। अगर आप स्केलरली फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकाल दे फोर्स का तो वहां चार्ज का साइन लेने की जरूरत नहीं है, बट वेक्टर इक्वेशन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप चार्ज को वहां पर विद साइन लेकर चलेंगे। तो बच्चों अब जरा सुनिएगा, मान लीजिए अगर चार्जेस लाइक चार्जेस है तो आप Q1 Q2 को विद साइन रखेंगे तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, करके देख सकते हैं, लाइक चार्जेस प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो डिस्टेंसेस वगैरह वेक्टर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका जो डायग्राम बना हुआ है वो अपनी जगह बिल्कुल सही रहेगा। पर सोच के देखिए कि अगर चार्जेस अनलाइक हुए और मैंने चार्जेस को अगर विद साइन रखा तो यहाँ Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा विद साइन रखने पर वो नेगेटिव आएगा। बच्चों यहाँ का जो एक माइनस साइन होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होते ही वो इस डायरेक्शन को क्या बना देगा, R2 माइनस R1। ऊपर ध्यान दीजिएगा, F12 बराबर क्या बन जाएगी, k Q1 Q2 और ऊपर ब्रैकेट R2 माइनस R1, नीचे आप R क्यूब बोल दो, कोई फर्क नहीं है। ऐसे यहाँ पर अगर आप विद साइन रखेंगे चार्जेस को तो एक माइनस जो निकल के आएगा वो इस R2 माइनस R1 की डायरेक्शन बदल के R1 माइनस R2 कर देगा, यानी एक्सप्रेशन बनेगा k Q1 Q2 ब्रैकेट R1 माइनस R2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर लाइक चार्जेस है तो फोर्सेस आपको इस तरह से लगती हुई दिख रही है, पर जैसे ही अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक माइनस का साइन जाकर इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, यानी जो फोर्स अभी R1 माइनस R2 में लग रही है वो R2 माइनस R1 में लगने लगेगी। इसी तरह से जो नीचे वाले एक्सप्रेशन में एक माइनस का साइन आएगा वो F21 की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, तो ये फोर्स ऐसे लगेगी। तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि द अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर लाइक चार्जेस है तो इस डायग्राम से आपको दिख रहे होंगे लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, और अगर ये अनलाइक चार्जेस होंगे तो अपने आप ये डायरेक्शंस बदल के फोर्सेस इस तरफ लगने लगेगी, और ये प्रूव हो जाएगा कि दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
मीनवाइल आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको सिंपल से अप्रोच बता दिया है। F12 बराबर माइनस F21 होता है। कहीं न्यूमेरिकल में अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में ऑप्शंस दे रखे हैं फोर्स के, तो आप अपने दिमाग के हिसाब से क्वेश्चन को देखते हुए आप उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। आप इंस्पेक्शन से अगर उसका डायरेक्शन वहां क्वेश्चन से आपको दिख रहा है तो वो डायरेक्शन निकाल लीजिए। वेक्टर फॉर्म का मतलब है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, तो उससे आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। हाल फिलहाल हमारा ये डिस्कशन पार्ट यहाँ खत्म होता है जिसमें हमने कूलम्स लॉ वगैरह के बारे में बात करी। अब हम आगे के टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे जुड़ी बातों के बारे में डिस्कस करें।